नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और मैं आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल टांडिया जी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया था मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्थिति के बारे में। अब जो है हम इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भूभाग। मध्य प्रदेश के कितने प्राकृतिक भूभाग हैं यह हम इस लेक्चर में बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का प्राकृतिक भूभाग या पठार। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का प्राकृतिक भूभाग जो है, तो मध्य प्रदेश का प्राकृतिक भूभाग 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित कहने का मतलब है कि जो पहला भाग है मध्य उच्च क्षेत्र। दोस्तों, पहला भाग कौन सा है? मध्य उच्च क्षेत्र। और जो दूसरा भाग है सतपुड़ा श्रेणी। और जो तीसरा भाग है दोस्तों वो है पूर्वी पठार। ठीक है दोस्तों, तो हम ये देखेंगे ये जो 3 भाग है, तो 3 भाग के अंतर्गत कौन कौन से जो पठार आते हैं वह हम इस लेक्चर में जानने का बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये है मध्य उच्च क्षेत्र। ये जो जितना भाग आता है दोस्तों, ये है मध्य उच्च क्षेत्र। अब मध्य उच्च क्षेत्र के अंतर्गत कितने पठार आते हैं दोस्तों? तो देखिए, ये है मध्य भारत का पठार। क्या है दोस्तों? मध्य भारत का पठार। ये है मालवा का पठार। ठीक है दोस्तों, और ये है बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। ठीक है दोस्तों, ये जो है तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो ये जो पांच जो पठार हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? मध्य उच्च क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम बात करें पूर्वी पठार में, तो पूर्वी पठार में क्या आएगा? पूर्वी पठार में आ जाएगा दोस्तों आपका बघेलखंड का पठार। ठीक है, और जब एक और जो पठार है वो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके अंदर चलते हैं। अब आपको पता होगा जो मध्य उच्च क्षेत्र है, तो मध्य उच्च क्षेत्र में यह एक जो सबसे बड़ा पठार है वो है मालवा का पठार। क्या है दोस्तों? मालवा का पठार। और जो मालवा का पठार है उसका क्षेत्रफल जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसमें सारे पठारों का क्षेत्रफल जरूरी नहीं है। आप याद रख लीजिए, जो सबसे बड़ा भूभाग का पठार है उसका याद रख लीजिए, और एक जो सबसे छोटा भूभाग का पठार है उसका क्षेत्रफल आप याद रख लीजिए। तो यहाँ पे जो मालवा का पठार है, तो मालवा के पठार का जो ये सबसे बड़ा भूभाग है, तो सबसे बड़ा है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 88,222 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, लगभग इतना होता है। और हम आगे बात करें मालवा के पठार में ही, तो मालवा के पठार में ये लगा है दोस्तों आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये क्या है दोस्तों? आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है तो वो मालवा के पठार के ही अंतर्गत आता है दोस्तों। अब हम ये मालवा के पठार में यदि हम देखें तो बहुत सारे जिले आ जाते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे इंदौर है, सागर है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे है ये आगर मालवा है, नीमच है, मंदसौर है। ठीक है दोस्तों, ये कई सारे जो यहाँ पर गुना है, आगर मालवा है, ये सारे जो हैं किसके अंतर्गत आ जाते हैं? मालवा के पठार के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, जब हम अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या है? मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार के भी अंतर्गत कई सारे जिले आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा मैप में, पहले मैंने बताया था श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, ये सब किस में आ जाते हैं दोस्तों? मध्य भारत के पठार में। अब जब हम नीचे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ये क्या है? बीचों बीच में नर्मदा सोन घाटी है। और नर्मदा सोन घाटी किसके बीचों बीच में है? ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी और ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये जो दिख रहा होगा दोस्तों आप लोगों को, ये है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसके बीच में है दोस्तों नर्मदा सोन घाटी, जो बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा। तो हम देख लेते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में ये दोस्तों जो आपको दिख रहा है, ये है बुरहानपुर दर्रा। ठीक है दोस्तों, बुरहानपुर दर्रा, जो कि मध्य प्रदेश में एक ही दर्रा है, बुरहानपुर दर्रा, इसलिए इसको मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, इसलिए इसको दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा दोस्तों, एक लाइन में यह क्वेश्चन आ सकता है। अब जब हम आगे की ओर चलते हैं, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में ही आगे की ओर यह एक भाग है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा दोस्तों, या फिर पढ़ा भी होगा कि धूपगढ़ की
चोटी, धूपगढ़ की चोटी जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई 1350 मीटर है दोस्तों। ठीक है, और तो ये कहाँ स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है। धूपगढ़ की चोटी कहाँ है? पचमढ़ी में स्थित है। और पचमढ़ी कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है? पचमढ़ी है होशंगाबाद जिले में स्थित। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। ये है, और इसी से ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ये कुछ भाग यहाँ पर स्थित है दोस्तों। ये जो अर्धचंद्राकार जो आपको दिख रहा है, ये कुछ भाग यहाँ पर स्थित है, तो इसको हम बोलते हैं मैकल पर्वत श्रेणी दोस्तों। क्या बोलते हैं? मैकल पर्वत श्रेणी। आपको पता होगा कि मैकल पर्वत श्रेणी से नदियां निकलती हैं, तो कितनी नदियां निकलती हैं? मैकल पर्वत श्रेणी से 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। तो यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं। अब हम चलते हैं रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत। तो रीवा पन्ना के पठार में ये 2 पर्वत श्रेणी आपको दिख रहा होगा। यह है भांडेर पर्वत श्रेणी और यह है कैमूर पर्वत श्रेणी। यह है भांडेर पर्वत श्रेणी और यह है कैमूर पर्वत श्रेणी। दोस्तों यहाँ से जो 3 नदियां निकलती हैं, 3 नदियों में से एक नदी का नाम है सोन। तो सोन नदी क्या है? सोन नदी इस तरफ से ऐसे जा करके बहती है, तो यह ऐसे सीधे ना जा करके यह इधर से घूम जाती है। और इसी का कारण है दोस्तों, ये जो कैमूर पर्वत श्रेणी है, ये क्या है कि ये जो सोन नदी को है, सोन नदी को उधर जाने से रोकती है। इसलिए जो अपना सोन नदी है, ये कहाँ मिल जाता है? गंगा नदी में मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, गंगा नदी में मिल जाती है। अब ये जो कैमूर पर्वत श्रेणी है, ये इसी का भाग है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। ये दोनों भाग हैं, ये दोनों थोड़ा इधर कट करके ये भांडेर पर्वत श्रेणी बन जाता है और इधर ये कैमूर पर्वत श्रेणी बन जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगर यह कैमूर पर्वत श्रेणी यहाँ पर नहीं होता, तो हमारा जो सोन नदी है वो जाकर के ये भी कहाँ पर मिलता? यहाँ पर यमुना नदी में मिलता दोस्तों। कहाँ मिलता? यमुना नदी में मिलता। लेकिन कैमूर पर्वत श्रेणी होने के कारण यह कहाँ मिलता है? गंगा नदी में मिलता है, चूंकि उधर इस नदी को यह जाने नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, इतना हमने पढ़ लिया। अब हम देख लेते हैं ये बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का पठार जो है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के भूभाग में सबसे छोटा पठार इसको कहा जाता है, जिसका क्षेत्रफल मैं आपको बता देता हूं। जिसका क्षेत्रफल है 23,733 वर्ग किलोमीटर। 23,733 वर्ग किलोमीटर में यह दोस्तों फैला हुआ है। ठीक है, तो आपको ये सबसे ज्यादा रखना, जो सबसे बड़ा वाला जो भूभाग है उसे बोलते हैं हम मालवा का पठार, जिसका जो क्षेत्रफल कितना है? 88,222 वर्ग किलोमीटर। और जो सबसे छोटा है वह है बुंदेलखंड का पठार, जिसका जो है एरिया है, क्षेत्रफल, वह है 23,733 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक भूभाग। आप ये बहुत अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों कि यह नर्मदा सोन घाटी है। नर्मदा सोन घाटी जो है तो मध्य प्रदेश का सबसे निचला हिस्सा है। निचला हिस्सा कहने का मतलब कि ये निचला हिस्सा इस हिसाब से निचला हिस्सा नहीं, निचला हिस्सा कहने का मतलब कि ऐसे धंसा हुआ है। ये जो नर्मदा सोन घाटी है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है, और मालवा का पठार और इधर जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है वो ऊपर उभरा हुआ हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया धूपगढ़, हमने पढ़ लिया। ठीक है, सतपुड़ा प्रदेश ये पूरा हमने देख लिया। ठीक है दोस्तों, और ये है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार में 2 श्रेणियां आती हैं, भांडेर पर्वत श्रेणी और कैमूर पर्वत श्रेणी, ये भी हमने देख लिया। ये है बघेलखंड का पठार। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का हमारा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक भूभाग। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ये परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ यह और भी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। और भी चीजों के लिए कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको यदि पता होगा कि मालवा का पठार यहाँ पर है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी यहाँ पर है, बघेलखंड का पठार यहाँ पर है, मध्य भारत का पठार यहाँ पर है, रीवा पन्ना का पठार यहाँ पर है, तो आपको इससे यह भी आइडिया लग जाएगा कि इस पठार में कितने जिले, कौन से जिले आते हैं। और यदि मैं अगले लेक्चर में आपको नदियां पढ़ाऊंगा, तो नदियों में क्या होगा कि आप यह देख सकोगे कि मालवा के पठार के अंतर्गत कितनी सारी नदियां आती हैं, और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कितनी नदियां आती हैं, और मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कितनी नदियां आती है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। मैं आने वाले लेक्चर में मैं इस मैप का ही सहारा लेकर के आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए आप बहुत ही अच्छे से इस मैप की स्टडी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि इस लेक्चर में
थोड़ी बहुत यदि गलतियां हुई हों तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसे अगले लेक्चर में सुधारने का प्रयास करूंगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।